हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो सब आईआईटी जेम से आई हुई प्रॉब्लम्स हैं और इनके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि आईआईटी जेम के स्टूडेंट्स को निश्चित तौर से बेनिफिट देगी, साथ साथ जो कॉम्पिटिशन्स बाकी दे रहे हैं ग्रेजुएशन के लेवल के उनको सबको लाभान्वित करेगी और पूरी फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। तो पहली प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से पहली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। इसमें क्या किया था प्रॉब्लम में कि पार्टिकल को बता रखा था स्टेट विच इज द सुपरपोजिशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट फाई नॉट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाई वन और वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है। तो वेव फंक्शन जो दे रखा था वो दे रखा था फाई इजकल टू 1/√5 और वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे फाई नॉट प्लस 2/√5 और साथ साथ दे रखा था यहाँ फाई वन। पूछा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेशन ही इसमें पूछा गया था। तो इस तरीका की प्रॉब्लम्स रेगुलर इंटरवल पर पूछी जाती रहती हैं। याद रखें कि सबसे पहले इसे जो कंपैरिजन हमें करना होगा ये फाई इजकल टू C1 फाई नॉट, इसको यहाँ पे बल्कि C नॉट ही लिख दें, प्लस C1 और फाई वन ये लिख दें। तो यहाँ से देख लें कि इन दोनों की आपस में कंपैरिजन कर लें तो C नॉट की जो वैल्यू होगी यहाँ वो होगी 1/√5 और C1 जो आ जाएगा यहाँ से वो हमारा आ जाएगा 2/√5। साथ साथ ये देख लें कि जो यहाँ पे मॉग C नॉट स्क्वायर है वो इस स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता बताएगा n बराबर 0 में, और मॉग C1 स्क्वायर इसमें बताएगा प्रायिकता। मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे पहले देख लें कि जो हमारा ये मॉग C नॉट स्क्वायर प्लस मॉग C1 स्क्वायर अगर हमारा 1 आ रहा है तो जो प्रायिकता है वो जो यहाँ पे वेव फंक्शन है उसे हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहते हैं, और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर उसे नॉर्मलाइज बनाते हैं। वैसे जो हम पी नॉट की वैल्यू यहाँ से हमें लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए मॉग C नॉट स्क्वायर अपॉन मॉग C नॉट स्क्वायर प्लस मॉग C1 स्क्वायर। इससे फ़ायदा होगा कि अगर ये वैल्यू 1 होगी तो फिर अपने आप ही हमें मॉग C नॉट स्क्वायर प्रायिकता से स्केच में मिल जाएगी, और अगर ये 1 नहीं हुई तो फिर हमारा नॉर्मलाइज केस हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रायिकता आ जाएगी जब हम इसे लेंगे यहाँ से तो यहाँ से वैल्यू हमारी 1/5 आएगी, और इधर से जो वैल्यू है 1/5 प्लस 4/5 आएगी, तो यहाँ पे प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। उसी तरीक़ा से जो प्रायिकता P1 है इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दें, 4/5 आ जाएगा यहाँ से, और फिर इस टर्म को ऐसा ले आएँ तो ये वैल्यू फिर से 1/5 प्लस 4/5 होगी, तो ये वैल्यू हमारी 4/5 हो जाएगी। तो प्रायिकता अगर पूछता है कि कौन सी स्टेट में कितना है तो यहाँ पे प्रायिकता जो है 1/5 है और यहाँ पे प्रायिकता 4/5 है, यहाँ कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा प्रायिकता है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ई की वैल्यू के लिए जाएं, वो हमारा हो जाएगा P नॉट E नॉट प्लस P1 E1, जहाँ P नॉट प्रायिकता है पार्टिकल के पाए जाने की एनर्जी स्टेट E नॉट में और प्रायिकता P1 है एनर्जी स्टेट E1 में। यहाँ से E नॉट और E1 की वैल्यू ले लें। हम जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में En की जो वैल्यू होती है वो n+12 h होती है, तो यहाँ से इजीली हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। n की वैल्यू को जब 0 ले लेंगे तो E नॉट आ जाएगा हमारा ½ h, और E1 जो वैल्यू आएगी n की वैल्यू जब 1 ले लेंगे यहाँ तो E1 हमारा आ जाएगा 3/2 h। दोनों वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो यहाँ से वैल्यू हमें इजीली कैलकुलेट हो जाएगी 1/5 इंटू ½ h प्लस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्रायिकता की जगह पे 4/5 ले लें और E1 की जगह पे 3/2 h ले लें। तो इसको सॉल्व कर दें, यहाँ से 10 आ जाएगा ये, और ये h यहाँ से मिलेगा हमें, और यहाँ से 12 h मिलेगा। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 13/10 h, ये हमारा आंसर आ जाएगा। h में वैल्यू पूछिए तो 13/10 इसमें आंसर मार्क कर दें। मैं एक बार आंसर भी इसका चेक कर लेता हूँ। आया हुआ क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे क्वेश्चंस मैंने देखा है रेगुलर इंटरवल पे पूछे जाते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट में लेके जाएं। काफ़ी बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में आता हुआ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं भी इसे डिस्कस कर रहा था, और सॉल्यूशंस में इसका भी देख के बताता हूँ कि जो हमारा आंसर है वो इसका कितना अप्रोप्रिएट है। तो आंसर्स जो इसका आ रहा है हमारा 10th इसका क्वेश्चन था ये, और आंसर है इसका सी यूनिट में ये मिलेगा हमारा 1.3। हाँ तो सही है, 13/10 का मतलब हो जाएगा 1.3 h। तो मार्क करना था 1.3 इसमें, तो ये हमारा सॉल्यूशन था इसका क्वेश्चन का। इस पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि वेव फंक्शन है साई इजकल टू, यहाँ से वैल्यू दे दी 0.2 साई 1 प्लस 0.3 साई 2 प्लस सी साई 3, इस तरीका से फॉर्म में पूछ लेगा और कहेगा कि इस तरीका वेव फंक्शन मिलता है पार्टिकल इन ए बॉक्स में, आप बताएं कि एनर्जी क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन बदल देता है। तो यहाँ पे पहले जो होगा इसे पहले नॉर्मलाइज कर लें, मॉड 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर बराबर 1 करें, सी निकाल लें पहले और फिर प्रायिकता ले लें वेरियस स्टेट में और फिर प्रायिकता लेके फिर एनर्जी का एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यूज कर लें। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चंस यहाँ आए हुए हैं उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है एग्जामिनर। तो आप तैयार रहें, इस टाइप के क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा। और शॉर्ट ट्रिक्स में मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर हमें इसको सिंपली सॉल्व करना था तो पूरा ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल और केवल जो हमारा 1/5 प्रायिकता सिंपली हमें पता चल जाती पहली स्टेट में n बराबर 0 में, 4/5 प्रायिकता मिल जाएगी n बराबर 1 में। नेट प्रायिकता 1 हो रही है तो नॉर्मलाइज है, फिर सीधा एक्सपेक्टेशन ई का फॉर्मूला यूज करें। तो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर सकते थे, उसमें हमारा थोड़ा सा समय बच जाता है कई बार, और समय की बहुत कीमत होती है पेपर में, सब जानते हैं। कंपटीशंस की दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो टाइम का होता है कि आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जो ऐसी प्रॉब्लम में ज़्यादा लूँगा इस वीडियो में, जो ज़्यादातर रेगुलर इंटरवल पे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस जो रेगुलर पूछा जाता है, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चंस मैंने देखा है जो कंपटीशंस में पूछा गया है। ओके, ओमेगा स्क्वायर को देता है ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर और वीपी वीजी रिलेशन पूछता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बार क्वेश्चंस फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा। तो फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताना चाहूँगा कि वीपी का एक फॉर्मूला तो ये भी होता है, वीपी होता है हमारा E/P, जहाँ पे E एनर्जी है और P मोमेंटम है, और वीजी जो होता है वो होता है हमारा D/dP। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में। और साथ साथ जो हम वीपी को लेते हैं यहाँ से E की जगह पे h कट ओमेगा रख दें और P की जगह पे h कट k रख दें, तो h कट को मतलब h/2π, तो वीपी यहाँ से ओमेगा बाई के होगा। और फिर यहाँ से भी इसी तरीका से ले सकते हैं वीजी इक्वल टू d ओमेगा बाई डी के। तो इन चारों फॉर्मूलों को ऑलवेज याद रखें, काफ़ी क्वेश्चन से इन बेस पे पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 ओमेगा d ओमेगा बाई डी के कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू k, तो ये वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से c स्क्वायर इंटू 2k, और यहाँ से ओमेगा बाई के यहाँ ले लें और d ओमेगा बाई डी के इधर ले लें, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से c स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, k को मैं इधर ले आया हूँ, तो ये हमारा vp हो जाएगा और ये vg हो जाएगा। तो vp vg की वैल्यू जो होती है वो c स्क्वायर होती है। ये फार्मूला आता कहाँ से, ये भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। एक फार्मूला हम पढ़ते थे रिलेटिविटी में, e स्क्वायर की वैल्यू होती थी c स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर और c4। ये फार्मूला था एनर्जी मोमेंटम रिलेशन रिलेटिविस्टिक, इसको याद भी रखें सदा। इस पर भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसके अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। तो एनर्जी को हम क्या करें, एनर्जी को यहाँ से h कट ओमेगा कर दें, तो h कट ओमेगा का स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा हमारा c स्क्वायर, और p की जगह पे h कट k ले लें। फार्मूला होता है p और k में, k यहाँ पे वेक्टर है स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर और c4। तो यहाँ से हम देखेंगे h कट स्क्वायर से इसको पूरे को कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इजकल टू c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4 अपॉन h कट स्क्वायर, और इसको कोई कॉन्स्टेंट मान लें पूरे को, ओमेगा नॉट स्क्वायर इसको कह दें लेटेस्ट से। तो यहाँ से हमारा रिलेशंस बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर k स्क्वायर। तो इस तरीका से इसको हम ला सकते हैं इस एक्सप्रेशन को विद दी हेल्प ऑफ दिस। तो ये और ये दोनों आपस में सेम है, और इसका सॉल्यूशन दूसरा जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म का, उसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी ला सकते हैं, इन दोनों फार्मूलों को वीपी वीजी के को। देखो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ से ला सकते हैं हम, कि यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन कर दें इसे सिंपली p के रेस्पेक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा 2e dt d/dp इजकल टू c स्क्वायर इंटू 2p, और यहाँ से क्या करें 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, तो e/p और d/dp की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी यहाँ से इजकल टू c स्क्वायर। ये हमारा vp बन जाएगा, ये vg बन जाएगा, तो ये vp vg इजकल टू c स्क्वायर। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ये देखा जाता है कंपटीशंस में, तो ये याद रखें। जैसे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जैसे कहेगा कि पार्टिकल फ्री है, मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट भी यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ।
जैसे हमारा क्या होता है कि एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक होता है हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, और नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल है। अगर फ्री पार्टिकल का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता, और फ्री पार्टिकल के लिए क्या होता है, जो फ्री पार्टिकल होता है उसके लिए V0 होता है। तो अगर कोई पार्टिकल फ्री है तो फिजिक्स के टर्म्स में हम कहते हैं कि कोई पार्टिकल फ्री पार्टिकल तब कहलाता है जब पार्टिकल के साथ हम क्या लेके चलते हैं, पार्टिकल के साथ हम लेके चलते हैं कि कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, इसका सिंपली मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारी 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम V0 कर देंगे तो पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख दें, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये p²/2m हो जाएगा, क्योंकि V0 हो जाएगा अगर हमारा पार्टिकल फ्री है। तो यहाँ से EP रिलेशन हमें पता चल गया। अब अगर हम VP निकालना चाहते हैं तो VP की वैल्यू होगी यहाँ से E/P, फेज वेलोसिटी की वैल्यू। तो E/P जैसे ही हम करेंगे इसे तो ये वैल्यू हमारी आएगी p/2m। साथ साथ अगर हम VG निकालना चाहते हैं तो VG हम निकालेंगे d/dp से, तो VG की वैल्यू हो जाएगी d/dp, और P के से रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2p/2m, और p/2m की जगह पे VP ले आए तो ये वैल्यू आएगी 2 × VP। तो यहाँ से VP और VG रिलेशन आ जाएगा। VP की वैल्यू सिंपली हमें मिलेगी यहाँ से VG/2। इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल है तो VP और VG में रिलेशन होगा फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का आधा होगा। तो ये भी याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखा जाता है इस पैटर्न पे। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा VG और VP में रिलेशन होता है VG = VP - लैम्डा dVP/dλ। ये भी याद रखें, ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन होता है। जो हमारा नॉन डिस्पर्सिव केस होता है, नॉन डिस्पर्सिव माध्यम में dVP/dλ 0 होता है, क्योंकि फेज वेलोसिटी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती, तब VG = VP होता है। ये भी याद रखें। तो यहाँ से क्वेश्चंस इस पैटर्न पर आता है। मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें, और जो क्वेश्चंस आया हुआ है वो भी डिस्कस किया, और साथ साथ कुछ आगे की चीज़ें भी आपको बताने का प्रयास किया है कि आप किस तरीका से आप तैयार रहें। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें पीछे के पेपर्स को, तो सदा याद रखें कि क्वेश्चंस में फर्दर कुछ चीज़ें आने वाली हैं उन पर ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस फिर से आता है। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर पूछा जाता है इस तरीका का क्वेश्चन, वो है कि पूछा है कि कंसीडर 2 सिंगल टर्न्स कोप्लेनर कंसेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विद R1 जो है वो बड़ा है R2 से, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। इस तरीका का क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है, या IIT JEE में भी आ चुका है इस तरीका का क्वेश्चन, और मेडिकल और जो हमारा वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं 12th स्टैंडर्ड के, वहाँ से भी क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इस तरीका से क्वेश्चन दे रखा है कि दो जो है वो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है, एक की रेडियस है R2 और एक की रेडियस है R1। इसमें पूछा है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, साथ साथ ये भी कह रखा है कि जो टर्न्स की संख्या है दोनों में वो सिंगल टर्न है। कॉइल में जो है ये भी दे रखा है कि टर्न्स की संख्या जो है वो सिंगल है। तो इसमें पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है M। काफ़ी बार इस तरीका का क्वेश्चन देखा जाता है और पूछा जाता है। तो क्या करें कि जो हमारा इसके अंदर जब हमारी करंट यहाँ फ्लो करेगी तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, और हम सब जानते हैं कि अगर सर्कुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर कैलकुलेट करना है हमें सेंटर पे, और करंट इसमें फ्लो करती है, ये मान लें कि करंट I फ्लो कर रही है, तो B की जो वैल्यू होगी वो सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं B = μ0I/2, और रेडियस है यहाँ पे R2, तो यहाँ पे 2R2 ले लें। तो सबसे पहले क्या करें कि जो करंट फ्लो करती है सर्कुलर कॉइल में, उस सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एवेल्यूट कर लें, जो कि होता है μ0I/2R। I को यहाँ पे I रखें और R को हम R2 रख दें, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है अंदर वाली कॉइल की वो R2 दे रखी है। उसके बाद क्या होता है कि हम जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 5V, तो ये हमारा होता है B.A। मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो इस वाली कॉइल्स के थ्रू जो है वो पास करेंगी। तो हम क्या करें कि पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, ये जो हमारा ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और एरिया हमें देखना है इसका पूरे का, क्योंकि इससे फ्लक्स पास होकर जा रहा है। और B और A जो B है वो परपेंडिकुलर होता है, हम सब जानते हैं। और साथ साथ हमें ये पता है कि एरिया जो होता है वो πr2² होता है। तो यहाँ पे μ0I/2R2, और एरिया जो हो जाएगा हमारा B और A परपेंडिकुलर है, तो दोनों
ये एरिया भी परपेंडिकुलर होता है और बी भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 होगा। और एरिया यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि जो इसका एरिया होगा पूरा इसका एरिया बन जाएगा हमारा पाई r2 स्क्वायर। तो एरिया हमें इसका लेना है कॉइल का, और मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण जो जनरेट हो रहा है, तो ये बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r2, और इसको जो हमें करना होगा वो m इंटू आई के इक्वल कर दें। यहाँ पे m कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो m की वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट हो जाएगी, और m हमारा निर्भर कर रहा है यहाँ पे r2 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे जो वैल्यू है ये देखें यहाँ r1 आएगा पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस r1 है तो ये एरिया पाई r1 स्क्वायर होगा। और यहाँ पे इस जो रेडियस है r2 है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r2 होगा। तो m जो है वो r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर अपॉन r2 पे निर्भर करेगा। तो ये हमें आंसर मार्क कर देना है। एक बार फिर से समझ लें, मैं एक बार फिर से इसे क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये हमारा जो सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस है r2, और करंट इसमें आई अगर फ्लो करती है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r2। और हमारा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होंगी इसके कारण जो जनरेट हो रही हैं, वो पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो पास करेंगी इससे, जो हमारा दूसरा सर्कुलर लूप है, और इसकी रेडियस जो दे रखी है सर्कुलर कॉइल की वो दे रखी है r1, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। तो इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r2, और इसका जो एरिया है वो है पाई r1 स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बी और ए दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और बी और ए दोनों परपेंडिकुलर होने से बी और ए के बीच में एंगल हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज उससे पास कर रही हैं। तो हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2r2 इंटू पाई r2 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो हमारा इसका लेना है हमें, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे सेंटर पे लेना है। तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। r1 स्क्वायर यहाँ से आ रहा है और r2 इन पे दोनों पर डिपेंडेंसी पूछी थी, क्योंकि जो आंसर है वो r1 अपॉन r2, r2 अपॉन r1, r2 स्क्वायर अपॉन r1, और अगला जो है वो है r1 स्क्वायर अपॉन r2। तो ये हमें इसमें आंसर मार्क कर देना था, फोर्थ अल्टरनेट। तो इस तरीका के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इस तरीका के क्वेश्चनों को सदा तैयार करके रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, उसे कैसे कैसे एवेल्यूट करते हैं डिफरेंट केसों के अंदर। कई बार इस r1 r2 में ये कन्फ्यूजन भी देख लें ना पालें कि जो हमें r1 और r2 है उसमें देख लें कि स्पेसिफाई क्या कर रखा है। r2 जो है इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे थे कि r1 जो है वो बड़ा है r2 से, तो बाहर वाली जो सर्कुलर कॉइल होगी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन में काफ़ी बदलाव आ जाता है, और हमारा कई बार क्वेश्चंस जो हमें आता भी है उसके भी संभावना गलत होने की हो जाती है। तो इस तरीका की गलतियों से बचें। कई बार क्वेश्चन आता भी है और हमसे मिस्टेक हो जाती है लेने में कि हम किधर की तरफ से वैल्यू को एवेल्यूट करें। एक कंसेप्ट में और साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछता है कि के की वैल्यू जैसे हमसे दे रखी है एक क्वेश्चंस में। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। के जो वेव नंबर दे रखा है EM वेव का मेटल सरफेस में वो दे रखा है हमारा 20 पाई, और साथ साथ दे रखा है प्लस 750 आई। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से इसको के बराबर अल्फा प्लस आई बीटा के इक्वल कर दें। और क्वेश्चंस में पूछा गया है कि ये हमारी EM वेव जो है मेटल सरफेस पे फॉल करती है इनसाइड द मेटल, और इसकी डेप्थ इसमें पूछी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कहूँगा इस पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी डेप्थ हम इसमें कैसे एवेल्यूट करें, तो इसकी डेप्थ में ये याद रखें कि जब हमारा के रियल और इमेजरी दोनों का मिक्सचर होता है तो समझें कि जो EM वेव है वो कंडक्टिंग मीडिया के अंदर प्रोपगेट कर रही है। थोड़ी सी फिजिक्स में और भी जनरेट करने की कोशिश करता हूँ इसका। अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखें तो हमारी इक्वेशन होती है E बराबर E नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। इस के की वैल्यू को यहाँ से अल्फा प्लस आई बीटा है इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो ये हमारी वैल्यू आएगी E नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर आई के डॉट आर। ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है और ये वाली टर्म यहाँ ले लिए अलग अलग। तो ये हमारा आ जाएगा E नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, और ये आ जाएगा ई की पावर आई, और के की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दें, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस आई बीटा और डॉट आर। इसको फिर से एक्सपेंड कर दें। मैं थोड़ी इसकी फिजिक्स जनरेट करना सिखा रहा हूँ आपको, और कुछ बताऊँगा कुछ और भी क्वेश्चन इस पर क्या आ सकते हैं। तो ई की वैल्यू आएगी E नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एल्फा। यहाँ से देखें, यहाँ जो वैल्यू है इस टर्म को साथ साथ ले लें,
तो यहाँ से अल्फा डॉट आर आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इस वाली टर्म से होगी तो ये ई की पावर माइनस बीटा डॉट आर आएगा। तो इस तरीका से हमारी इक्वेशंस बन जाएगी, और ये इक्वेशन बनेगी जब के की वैल्यू इस फॉर्म में होगी। ये बीटा जो है वो हमारा रियल है, और आर जैसे जैसे बढ़ेगा ये टर्म घटती चली जाएगी। तो जहाँ हमारा बीटा डॉट आर की वैल्यू 1 हो जाएगी वो हमारी कहलाती है, वो जो आर है उस समय पे ये कहलाएगी स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ को मैं निकालना भी सिखा रहा हूँ कि आप कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/बीटा, और आर को हम कह रहे हैं यहाँ पे स्किन डेप्थ, इसका सिंबल ये होता है। तो स्किन डेप्थ इक्वल टू 1/बीटा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और बीटा यहाँ पे है 750, तो 1/750 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा इतने मीटर। और इसको फिर 100/750 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें और इसे सॉल्व कर दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। साथ साथ ये याद रखें कि अगर हमसे पूछता है कि इस केस के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये एक्सप्रेशंस है इसको हम कांस्टेंट के इक्वल कर दें। तो ओमेगा टी माइनस अल्फा डॉट आर की जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, और ओमेगा डी टी माइनस अल्फा डी आर जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो डी आर अपॉन डी टी यहाँ से कैलकुलेट कर लें, वो वैल्यू होगी हमारी ओमेगा अपॉन अल्फा, और ये हमारा होगा वी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ओमेगा अपॉन अल्फा। अगर हमें क्वेश्चंस में ओमेगा दे देता है और अल्फा जैसे यहाँ पे 20 पाई है, तो यहाँ पे अगर ओमेगा हमें गिवन हो और अल्फा हम यहाँ से कंपेरिजन करके ले लें तो वेलोसिटी हमें यहाँ से वैल्यूट हो जाएगी। इस तरीका से इस पे 2 क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, वेलोसिटी पूछी जाती है, स्किन डेप्थ पूछी जाती है। स्किन डेप्थ का मतलब भी समझ लें क्या होता है। स्किन डेप्थ का मतलब ये होता है कि जब कंडक्टिंग मीडिया के अंदर EM वेव प्रोपगेट करती है तो उसका इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो अगर जो सरफेस पे उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका 1/e टाइम्स जितनी डिस्टेंस जाने पे रह जाता है वो हमारा स्किन डेप्थ कहलाती है। तो ये भी याद रखें, कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता है कि स्किन डेप्थ की डेफिनेशंस क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से जो वीडियो है वो आपके कंसेप्टों को इनरिच करेगी, और आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट में इसमें डिस्कस कर रहा था, क्या आ चुका है वो भी डिस्कस कर रहा था, और क्या आगे आ सकता है। जैसे इसी में देखें कि क्या क्या पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछी जा सकती है, स्किन डेप्थ का सिग्निफिकेंस कई बार पूछ लेता है, कई बार स्किन डेफिनेशन जो ये आर की वैल्यू 1/बीटा है ये भी आता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि स्किन डेप्थ का एक जनरल एक्सप्रेशन जो होता है कंडक्टिंग मीडिया में वो होता है √2/μ सिग्मा ओमेगा। इसको भी तैयार करके चलें, क्योंकि म्यू सिग्मा ओमेगा आपको देगा, स्किन डेप्थ की वैल्यू पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूले को याद कर लें, और इस फॉर्मूले पे म्यू सिग्मा ओमेगा लेकर स्किन डेप्थ को एवेल्यूट करना भी सीख लें। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से ये वीडियो इनरिच करेगी और आपके जो कंसेप्ट हैं उनको साउंड करेगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर कंडक्टिंग मीडिया में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको सदा याद रखना है, √2 और डिवीजन में रहता है म्यू सिग्मा और उसका पूरे का रूट। अगर ओमेगा म्यू और सिग्मा हमें पता है तो वेलोसिटी हम यहाँ से एवेल्यूट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखें, और साथ साथ जो ये कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था इसे भी याद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीका की वीडियो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगी। तो आप बताएं इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक दिशा दें, मैं आगे कुछ और वीडियो जेम वालों स्टूडेंटों के लिए अपलोड करूँगा। तो आप अपने सजेशन देते रहें और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे बताते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।